है एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। आरओ का एग्जाम नज़दीक आ रहा है। आज 22 जून हो चुका है। जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस एंजाइटी ये सब बढ़ने लगा है ना। जिसने तैयारी कर रखी है उसका भी और जिसने तैयारी नहीं करी है उसका भी। कुल मिला के देखें तो हमारे पास लगभग 35 दिन के आसपास समय बचता है। इन 35 दिनों में हमको जीएस के 140 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन हिंदी के यानी कंपाइलेशन अगर करें तो करीब 200 क्वेश्चन हमें करने हैं। और 200 क्वेश्चन करने के लिए हमने एक बड़ा लंबा समय लगाया है, क्योंकि 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। 11 फरवरी से नेक्स्ट 11 फरवरी आ गई, 2025 हो गया। अब जाके ये एग्ज़ाम हो रहा है जुलाई मंथ में। तो लगभग वैकेंसी आने से लेकर के एग्ज़ाम पीरियड के बीच में कम से कम दो साल का अंतर रहा है। अब कई समस्याएं आई हैं। बहुत सारे लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी थी, लेकिन समय की वजह से, सिचुएशन की वजह से चीज़ें गड़बड़ करने लगी। तो अभी समय है, ये 35 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, जो लास्ट मोमेंट का टाइम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस मोमेंट पे जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप समझेंगे, जो भी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, उसका इफेक्ट आपके एग्ज़ाम में पड़ेगा। इसीलिए हमने आज प्रयास किया कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, खासकर आरओ में, ओके, उनका हम कैसे अपने आप में कैसे उनको बेहतर तरीके से तैयार करें। और जो 130 का टारगेट है, अगर आपको आरओ क्लियर करना है तो लगभग 80 क्वेश्चन आपको जीएस फर्स्ट पेपर, यानी आपको 140 में से जीएस के 80 क्वेश्चन सही करने हैं। 80, 85, 90 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में लगभग 45 से 50 क्वेश्चन सही करने हैं। और इतने क्वेश्चन सही करने के लिए आपको कम से कम राइट स्ट्रेटजी और राइट नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के हम आज वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूपीपीएससी आरओ 2025 ये वही एग्जाम है जो 11 फरवरी को हुआ था। पेपर लीक हुआ, फिर डेट पे डेट मिलती रही, अब जाके 27 जुलाई को लग रहा है कि ये एग्जाम हो पाएगा। अब मेन चीज ये है कैसे इसकी प्रिपरेशन करें भाई, क्या है। तो मोटी मोटी चीजें समझ लो। सिंगल पेपर है, जीएस प्लस हिंदी। पहले क्या होता था, जीएस का पेपर अलग होता था, हिंदी का पेपर अलग होता था। तो 140 क्वेश्चन जीएस के हैं प्लस 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं। दोनों को मिला के कट ऑफ तैयार होता है। अगर जिसकी जीएस बहुत अच्छा है वो 90 प्लस करे, जिसकी हिंदी थोड़ा वीक है वो 40 के आसपास कर ले तो उसका काम हो जाएगा, 130 के आसपास पहुंच जाएगा। जिसकी जीएस कमजोर है, हिंदी अच्छी है, तो नंबर ऊपर नीचे कर सकता है। कुल मिलाकर अगर जीएस की बात करें तो इसमें मोटी मोटी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है ना, इकोनॉमी है, इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमी, साइंस है। उसके अलावा आपका इन्वायरमेंट स्टडीज है, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, सीए। ओके, इतने सारे टॉपिक हैं। हिंदी में गिने चुने 5 टॉपिक हैं, जिसका बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं, बस एक सिंगल बुक से तैयारी करो। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद हम क्या करें भाई। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। लगभग 20 से 25 सवाल इससे हर बार पूछे जाते हैं, कभी कभार ये 30 पहुंच जाते हैं। 3 सब्जेक्ट मैंने कहा था, 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियो और पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट पकड़ लो, आपके 60 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत सब कुछ बढ़िया है। जैसे हिस्ट्री में प्राचीन भारत, अब प्राचीन भारत से आपको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड और मौर्य साम्राज्य से पूछे जाते हैं। यूपी रीजन का पेपर है, तो जो महाजनपद वाला पोर्शन है, जितने महाजनपद उत्तर भारत में खासकर यूपी ओरिएंटेड रहे हैं, उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या ही दिक्कत है, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि जो भी तैयारी करना, जितनी भी तैयारी करना, सिर्फ एक सिंगल बुक से करना। आपको मल्टीपल सोर्स की आवश्यकता नहीं, खासकर आरओ जैसे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। करीब 30 क्वेश्चन आपको मिलान वाले मिलेंगे, ये सबसे सिंपल टाइप के होते हैं, बस थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करना है। 2 को 4 से मिला दो, ठीक है, 3 को 1 से मिला दो, 4 को 2 से मिला दो और 1 को 3 से मिला दो। इस तरह से पेपर बढ़िया हो जाता है।
यही लगभग लगभग यही स्ट्रेटजी फॉलो होती है। तो प्राचीन भारत में आपको 3-4 टॉपिक करने हैं। सबसे पहले आपको जो सबसे ज्यादा करना है वो वैदिक पीरियड करना है। देन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोटा मोटा कहाँ ओरिएंटेड है, कौन से स्थल पर क्या पाया गया, सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं, बहुत कॉन्सेप्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, सीधे सीधे उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। महाजनपद काल आपको करना है, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में मोटी मोटी बातें, खासकर उनकी शिक्षाओं के बारे में, जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कहाँ पर किस जनपद में वो ज्यादा रुके, कहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसी टाइप के हैं। ओके, उसके बाद आप मौर्य साम्राज्य में आ जाएंगे। मौर्य साम्राज्य में आपको 3 राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, छोटी मोटी 2-4 बातें हैं। अशोक, अशोक के बारे में उसका प्रशासनिक इतिहास और उसका जो युद्ध वगैरह रहे उसके बारे में, उसके धम्म, अभिलेख, इनके बारे में आपको करना है। सेकेंड टर्म में जब आप चले जाओगे तो गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड में थोड़ा सा आप मौर्योत्तर काल थोड़ा सा देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है 35 दिन का। गुप्त पीरियड में 3 राजाओं के, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, उसके बाद समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तीन तीन राजाओं के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत अगर समय लगे तो। जैसे हरिश्चंद्र का प्रयाग प्रसिद्धि, साहित्य लेखन, प्रशासनिक व्यवस्था, मुद्रा के बारे में, ये 3 चीजें मोटी मोटी हैं। उसके बाद सारा भूल जाना, थोड़ा विजयनगर पढ़ना तो पढ़ लेना, वरना भूल जाना, आप सीधे चले जाना सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर राजनीतिक पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार साहित्य और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर यह समझना है कि जैसे आपसे गुलाम वंश के बारे में पूछा गया, मोटे मोटे 3 वंश हैं, गुलाम वंश है, खिलजी है, और आपका तुगलक वंश है। यही 3 मोटे मोटे वंश हैं। हर वंश में 2-3 राजा ऐसे रहे, सम्राट रहे, बादशाह रहे, जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। फिर आप आ जाओगे तुम्हारा भक्तिकालीन इतिहास। भक्तिकालीन में मोटा मोटा आपको शंकराचार्य, इन सब के बारे में छोटा मोटा तैयार करना है, सूफी विचारधारा के बारे में, दक्षिण भारत में जो संत समागम हुए, उत्तर भारत में जो संत समागम हुए, पूर्वी भारत, और उससे थोड़ा सा कल्चरल हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी, जिससे रिलेट करके यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री में, वो हो जाएगा। उसके अलावा मुगल काल में, काल में सो इम्पोर्टेंट, खासकर उसका रेवेन्यू सिस्टम, राजाओं के बाद युद्ध, युद्ध से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ किताबें लिखी उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाता है। फिर आधुनिक भारत में आते हैं, तो आधुनिक भारत में 1905 से लेकर के 1947 तक हर घटना इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आज़ादी की लड़ाई में रही है, गांधी से रिलेट करके, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 3 प्रमुख आंदोलनों के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट, कौन से वायसराय आया, 1909 का एक्ट, 1919, 1935, क्रिप्स, कैबिनेट, वोवेल, ये सारी योजनाओं के बारे में, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, है ना, कांग्रेस के अलावा कौन कौन से संगठन भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे, कौन से संगठन का गठन कब हुआ, इलेक्शन पार्टिसिपेशन, इस तरह की चीजें खूब आम पूछी जाती हैं। खासकर पर्सन इन न्यूज जो रहते हैं, जो पर्सनल व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर वो साहित्य वाला या किताबों वाला, कभी कभार समाचार पत्र और सिंपल टाइप के जो कॉमन समाचार पत्र हैं उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यूपी स्पेशल में जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, है ना, तो इनसे रिलेट करके झांसी है, कानपुर है, और लखनऊ है, इलाहाबाद है, सीतापुर है, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिस्ट्री आपकी यहीं से समाप्त हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ बीच वाला पोर्शन है, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो आप छोड़ भी दोगे, लेकिन जितने टॉपिक मैंने बताए इनको अगर ढंग से पकड़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं और भाई क्या करें। अब दूसरा नंबर आता है पॉलिटी का। पॉलिटी में आपको जो सबसे ज़्यादा तैयार करना है, पहली चीज़ तो संविधान सभा के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, संविधान के भागों में। ठीक है, पॉलिटी। अब दूसरा जो सेक्शन आएगा पॉलिटी, पॉलिटी में आपको सबसे पहले संविधान सभा, समिति, कितनी समिति बनी, प्रारूप समिति का काम क्या था, ओके। उसके बाद जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख लोग संविधान सभा से जुड़े हुए थे, उनके बारे में, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, विशेषता, अनुसूची, इस अनुसूची में क्या है, भाग,
इतनी मोटी मोटी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, मान के चलो 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलने की संभावना बन जाती है। उसके बाद फंडामेंटल राइट से एक आधा क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। क्या ही दिक्कत है, आपने इनको 50 बार पढ़ा होगा, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें आसान लाइट एंड क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद संसद, संसद से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, कैसे बना, कैसे यूपी स्पेशल से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, हर बार पूछे जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, पंचायती राज व्यवस्था, बस इतना टॉपिक है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाते हैं, सिंपल टाइप के। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग 324, ओके, वित्त आयोग 280, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या होते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के माध्यम से जारी करता है, मोटे मोटे आर्टिकल ये मिलान करने के उद्देश्य से पूछ लिए जाते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी में कौन सा गांधीवादी लक्षण है, कौन सा गांधीवादी लक्षण नहीं है, अमूमन इन्हीं से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। बस इन एरिया पे अगर करीब 20 एरिया हैं पॉलिटी के, इन पे अगर आपने ठीक से फोकस कर लिया तो पॉलिटी में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। फिर दूसरे नंबर पर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा है, और वेरिएंट ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे पहले तो ज्योग्राफी में आपको जो तैयार करना है ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले नदियों वाला पोर्शन तैयार करना है, खासकर नदियां और उसकी सहायक नदियों के बारे में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नदियों के बारे में पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी के बारे में, प्राकृतिक भूगोल जितना है आपका वो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, नेचुरल ज्योग्राफी। फिर उसके बाद कृषि वाला पोर्शन आ जाना, कृषि से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, कौन से सेक्टर में, जैसे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर आपका उद्योग, थर्ड सर्विस सेक्टर। उसके अलावा मिनरल्स है ना, मिनरल्स के बारे में पूछा जाएगा। मिट्टी, मिट्टी वाला सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और कृषि में कौन सी फसलों के बारे में। बस इतने टॉपिक हैं, बस इतने टॉपिक अगर आप कर लोगे ढंग से तो आपका काम हो जाना है। ये प्रमुख टॉपिक हैं आपके, ऐसा नहीं कि ये अंतिम है, इन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बदल सकते हैं। और हमेशा याद रखना, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, यूपी स्पेशल को आपको लेके साथ साथ चलना है, क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछेगा इस बार। पेपर बन चुका होगा, 27 जुलाई को पेपर है, तो करंट अफेयर्स अगर जून तक का आपने 20 जून तक का करंट अफेयर्स या 10 जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ा है तो हो जाएगा। और मोस्टली ज्यादा करंट अफेयर्स आपको कम से कम 6 महीने का पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। 200, 250, 300 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं में से 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, फिर तीसरे टॉपिक पे जब पहुंचेंगे तो आपका आ जाएगा साइंस, ठीक है। अब साइंस में जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सबसे कम पूछी जाती है, और बायो है। अब बायो वाला पोर्शन आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना। फिजिक्स वाला पोर्शन अगर मापन है, प्रकाश है, गतिकी है, यही 3 ऐसे, मैग्नेटिज्म है, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो में एक थोड़ा विस्तृत एरिया है, तो वहां पर आप मोटी मोटी चीजें कर सकते हैं, खासकर ज्यादातर चीजें हम 27 दिनों के अंदर करा ही लेंगे। उसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण से रिलेट करके जितने भी एक्ट हैं, जितने भी संगठन हैं, सब तैयार कर लेना। खासकर एक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। वन्यजीव संरक्षण कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, किस अधिनियम के अंतर्गत क्या बात की, भारत किन पार्टियों का पक्षकार है ना, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वो सारी चीजें अगर ढंग से आप तैयार कर लिए ना तो भैया पर्यावरण में जो 10-12 क्वेश्चन आते हैं इजी टाइप से आपसे निकट जाएंगे। मैं ये नहीं कहता पर्यावरण पे आप मास्टरी करो, किसी भी सब्जेक्ट पे आरओ एग्जाम के लिए आपको मास्टरी करने की जरूरत नहीं है। समझ के तैयार करो और एक क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में तैयार करो। क्रोनोलॉजी आपकी समझ में आ गई तो आपका एग्जाम क्लियर है, क्रोनोलॉजी आपकी समझ में नहीं आई तो आपका एग्जाम मिट्टी मिल जाएगी। और अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इस बार 400 प्लस वैकेंसी आरओ की है,
थोड़ा सा अगर ध्यान देके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। और अगर लास्ट मोमेंट आप गड़बड़ करते हो ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, ये 100% मान के चलना। मेरा सिंपल एक भाई स्टैटिक पोर्शन अगर आपको तैयार है, सिंपल सा, कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आरओ का एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, पुलिस हो, स्टैटिक पोर्शन अगर आपका तैयार है तो आपका एग्जाम कोई रोक नहीं सकता। करंट अफेयर्स नहीं तैयार होगा चलेगा, क्योंकि करंट महासागर है, हजारों प्रकार के क्वेश्चन पर डे, कम से कम 150 क्वेश्चन मिल जाते हैं, पर डे बनते हैं। तो वो महासागर है। 20-25 क्वेश्चन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो 125 क्वेश्चन के लिए आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? सिंपल है ना। आपको चाहिए था, आपके पास टाइम था, आप एनसीईआरटी कवर कर लेते, आपको ये सिंगल बुक ले लेते, उससे बढ़िया प्रिपेयर कर लेते, आपका काम हो जाता। लेकिन चलो, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अभी आपके पास 35 दिन है, इन 35 दिनों में आप कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। कोई देर नहीं हुई, कुछ भी नहीं, जब जागो तब सवेरा। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह 10-15 मॉक टेस्ट ले लो, बढ़िया आराम से तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पर्यावरण हो जाएगा। उसके बाद आता है यूपी। यूपी स्पेशल में आपको हिस्ट्री, आपको पॉलिटी, आपको ज्योग्राफी, ये 3 चीजें तैयार करनी है। उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में, इस यूपी सरकार की जो योजनाएं हैं, बजट है ना, इन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चन आएंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। इस बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में नहीं पूछे गए, जो 22 दिसंबर को था, तो वो एक अलग सेंटिमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर आरओ के एग्जाम में यूपी स्पेशल से प्रमुख व्यक्तित्व हैं, किसी का निधन हुआ है। अभी जैसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत सरकार ने, वो क्या है, अभी हाल में ईरान से भारत की वापसी के लिए काफी सारे एक मिशन सिंधु चलाया गया, तो उनके बारे में आपको तैयार करना है। तो यूपी स्पेशल का देखो एरिया बहुत बड़ा नहीं है। यूपी स्पेशल के लिए 40-50 पेजों की किताब से काम हो जाता है जनरली। भाई यूपी स्पेशल का आपको तैयार करना है, हिस्ट्री तैयार करनी है यूपी स्पेशल। और हिस्ट्री वही है जो आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हो, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है यूपी के बारे में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महाजनपद काल के जो प्रमुख जनपद रहे वो यूपी में कहाँ केंद्रित रहे, नदियों के बारे में, किस पाटलिपुत्र से या कन्नौज की शासन व्यवस्था से, यही सारी पूछे जाते हैं, अलग से थोड़ी आएगा। पॉलिटी सेक्शन में आप जाओगे, पॉलिटी सेक्शन में यूपी स्पेशल, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की शक्तियां, कार्य, राज्य सूची के विषयों के बारे में क्या क्या हैं, किन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, मंत्रिपरिषद के बारे में, कितनी सीटें हैं विधानसभा में। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यूपी विधानसभा की सीटें उनको नहीं पता होंगी, विधान परिषद है ये भी नहीं पता होगा। तो ये सारी चीजें अगर नहीं पता है तो पता करो भाई, कि 402 सीटें हैं, 403 है, 401 है, विधान परिषद में 99+1 है कि 100 है, 101 है, 102 है, क्या है पता करो। मुख्यमंत्री कौन है, मंत्रिपरिषद में कौन है, बजट पास हुआ था, कब बजट पास होता है, कितने ट्रिलियन का बजट पास हुआ, कितने करोड़ का बजट पास हुआ, कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार स्पेशली चला रही है, कौन सी योजना केंद्रीय क्षेत्रक है, कौन सी केंद्रीय योजना है, कौन सी राज्य स्वीकृत योजना है। योजना से रिलेट करके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन हो या स्टेट इकोनॉमी का पोर्शन हो। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, खासकर यूपी में उद्योग पर्यटन को लेकर के काफी बातचीत हो रही है, निवेश को लेकर के माहौल ताजा ताजा योगी जी बना रहे हैं। कई सारे डिस्ट्रिक्ट का कुंभ मेला लगा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत सारे जिलों के नाम बदले गए, तो इन्हीं से तो क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। यूपी का ज्योग्राफी तैयार कर लो, यूपी में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनका ओरिजिन कहाँ है, कौन सी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, यूपी की स्पेशल यूपी की नदी। उसके अलावा यूपी में अगर कोई मिट्टियों के बारे में, जलोढ़ मृदा क्या होती है, बांगर क्या होती है, खादर क्या होती है, पानी की धारण क्षमता क्या है, यूपी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन कौन से नृत्य हैं, कौन कौन से संगीत हैं प्रमुख, यही तो प्रमुख आपको पढ़ना है। किस जिले में कौन सा संगीत है ना, फोक डांस वगैरह, है ना, लोकगीत कौन सा है, लोक संगीत क्या है, लोक नृत्य क्या है। भाई आर्ट एंड कल्चर में भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, प्रमुख पार्टियों के एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन पे कौन रहा है, किस पार्टी ने कब क्या काम किया, राज्यपाल के वर्ग क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई। पर्यावरण के लिहाज से यूपी कितना, कौन से जिले कैसे हैं, किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है, तांबे का उत्पादन कहाँ होता है,
और लकड़ी का काम कहाँ ज़्यादा होता है, कांच की चूड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो जी थोड़ा सा प्रयास करना था, आपका हो जाता। और इस बार ये मान लेना, जैसी अपॉर्चुनिटी इस बार मिली है आर में, वैसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। 11 फेब को पेपर हुआ था, 11 फेब 2024 को। उसके बाद 11 फेब 2025 आ गया। फिर आपको एक्स्ट्रा 3 महीने में हाँ 4 महीने मिल गए। फिर आपका 27 जुलाई को एग्जाम है 2025 को। तो इतना लंबा टाइम कहाँ मिलेगा। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें रही हैं बीच में। अक्टूबर 22 को होना, 27 को होना था, फिर 22 दिसंबर को कर दिया गया। लेकिन इस बार संभवतः हो जाए एग्जाम, बहुत सारे लोग टेंशन में होंगे। और इसका नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर 2023 को। अब सोचो 2 साल बाद भर्ती प्रक्रिया हो रही है, आपने इतना इंतजार किया, तो थोड़ा सा टाइम टेप अपना बढ़ा लीजिए। 2 घंटे पढ़ते हैं 4 घंटे पढ़ना शुरू करिए, 4 घंटे पढ़ते हैं 8 घंटा पढ़ना शुरू करिए। मैथ रीजनिंग बहुत नॉमिनल होती है, 5 से क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछे जाते हैं, तो छोड़ दो उनको। हिंदी पे फोकस कर लो, हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं बढ़िया से तैयार कर लो। और सिंपल टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना है इसमें। अगर 40 से 45 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन तक आप सही कर ले गए, तो आपके जीएस के बहुत सारे पाप धुल जाएंगे, नो डाउट। और यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा प्रयास करके काम कर लेते हो, तो आई होप आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इतना कर लो भाई, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।